Hello students, welcome to Government Commerce College, BCom Part First, EAFM Paper First, Business Economics, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, चैप्टर मार्केट एनालिसिस, बाजार विश्लेषण। पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण कुछ क्षेत्र हैं जिनके आधार पर हम कर सकते हैं। तो इसमें टॉपिक नंबर 1 आता है छोटा सा, स्थान या क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। और उसमें सबसे पहले आता है और भी छोटा पॉइंट, जिसे स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार का तात्पर्य एक छोटे से स्थान से संबंधित होता है। जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी नगर या ग्राम विशेष तक सीमित होते हैं तो उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। ये शीघ्र नाशवान, कम विनिमय मूल्य तथा अधिक भार वाली वस्तुओं के बाजार होते हैं, जैसे सब्जी, दूध, मांस, मछली, ईंटें, इमारती लकड़ी, पत्थर आदि। ये स्थानीय मार्केट कहलाते हैं। नंबर 2 आता है प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय बाजार, रीजनल मार्केट। यदि किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी प्रांत या क्षेत्र विशेष तक सीमित होते हैं, जो किसी एक ही प्रांत के अंतर्गत या उसकी सीमाओं के अंतर्गत रहकर अपना व्यवसाय और क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं, तो उसे प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे राजस्थानी साफे, पगड़ी, तो ये एक जैसे राजस्थान से संबंधित होते हैं, राजस्थान प्रांत के अंतर्गत ही ये पाए जाते हैं और मिलते खरीद क्रय विक्रय किए जाते हैं। तीसरा नंबर आता है इसके अंदर राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय का तात्पर्य है नेशनल, राष्ट्रीय क्षेत्र। यदि किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता पूरे राष्ट्र या देश में किसी भी कोने में फैले हुए होते हों तो ऐसे बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाते हैं। जैसे धोतियाँ, चूड़ियाँ, बंधेज की साड़ियाँ, लखनऊ के कुर्ते, आगरा के पेठे, बनारस की साड़ियाँ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, राष्ट्रीय बाजार के रूप में सम्मिलित होते हैं, जो पूरे राष्ट्र स्तर पर इनकी उपलब्धि रहती है। नंबर 4 आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जो देश की सीमाओं को पार करके विदेशों तक व्यापार किए जाते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के विभिन्न भागों में फैले हुए हों और उन सभी स्थानों पर क्रय विक्रय किया जाता हो तो ऐसे बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके किया जाने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूँ, सोना, चांदी, स्टील, ग्रंथ, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सारे के सारे अब क्या हो गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर भी क्रय विक्रय किए जाते हैं। और अब तो आप जानते ही हैं कि भारत में पैदा होने वाला टमाटर, आलू, प्याज और अलवर का प्याज है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विदेशों में भी सप्लाई होते जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर इसकी कीमत अधिक होने लगी है। उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन, कार्य के आधार पर बाजार का विभाजन। तो कार्य के आधार पर सामान्य अथवा मिश्रित बाजार। नंबर 1 आता है सामान्य अथवा मिश्रित बाजार। जब एक ही बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार को सामान्य अथवा मिश्रित बाजार कहते हैं। जैसे कपड़ा, खाद्यान्न, पढ़ने लिखने की सामग्री, लोहा, लोहे की चादरें आदि एक ही बाजार के अंदर उपलब्ध हों। नंबर 2 आता है विशिष्ट बाजार, स्पेशल मार्केट। जब किसी बाजार विशेष में केवल एक ही प्रकार की वस्तु खरीदी और बेची जाती है तो उसे विशिष्ट बाजार कहा जाता है। जैसे कपड़ा बाजार, रेडियो, ट्रांजिस्टर बाजार, प्लाईवुड बाजार, कार, स्कूटर बाजार। तो ऐसा स्थान जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार की वस्तु का पाया जाना, क्रय विक्रय किया जाना होता है, तो वहाँ पर उसे उसी वस्तु के नाम से बाजार का नाम दिया जाता है। नंबर 3 आता है नमूनों द्वारा बिक्री बाजार। नमूनों के द्वारा बिक्री बाजार, मार्केटिंग बाय सैंपल। जब किसी स्थान पर नमूनों के आधार पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो नमूनों द्वारा बाजार कहलाता है। जैसे विक्रय प्रतिनिधियों द्वारा घर घर जाकर नमूने एवं प्रदर्शन द्वारा विक्रय किया जाता है। नंबर 4 आता है श्रेणियों द्वारा बिक्री बाजार, मार्केटिंग बाय ग्रेड। जब किसी वस्तु को विभिन्न ग्रेडों में बांट कर बेचा जाता है तो ग्रेड के आधार पर बिक्री का बाजार कहलाता है। जैसे गेहूं की ग्रेडिंग होती है तो ग्रेडिंग मार्केट कहलाता है। उसके बाद आता है नंबर 3 समय के आधार पर मार्केट का विभाजन, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट
और समय के आधार पर आता है सबसे पहले वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट। यह वह बाजार होता है जिसके अंतर्गत वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार बिल्कुल भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, चाहे मांग बढ़े या घटे या कीमत बढ़े या घटे। इस प्रकार की वस्तुएं, हरी सब्जियां, दूध, शीघ्र नाशवान होने वाली वस्तुएं, इनकी पूर्ति जो होती है पूर्णतया बेलूर तार के जैसी होती है, क्योंकि इनकी पूर्ति को बढ़ा भी नहीं सकते हैं और मांग के अनुसार इसको समायोजित नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 आता है अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट टर्म मार्केट। अल्पकालीन बाजार का अर्थ होता है कि ऐसा बाजार जिसके अंतर्गत मांग में किसी परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु विभेद की पूर्ति में कुछ सीमा तक पर ही परिवर्तन करना संभव होता है। उसे ध्यान तो ऐसे बाजार में वस्तु की कीमत के निर्धारण में मांग का अधिक महत्व रहता है। उसमें उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों को ही परिवर्तित किया जा सकता है। तो अल्पकाल में इतना समय होता है कि हम आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तनशील साधनों में और कार्य के घंटों में परिवर्तन करके या जैसे श्रमिकों द्वारा ओवरटाइम काम करवा करके पूर्ति को कुछ सीमा तक परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन मांग के अनुसार उसकी पूर्ति को व्यवस्थित नहीं कर सकते। नंबर 3 आता है दीर्घकालीन बाजार, जिस बाजार में समय इतना अधिक होता है कि उत्पत्ति के साधनों में घटत बढ़त विस्तार एवं संकुचन से वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुरूप घटाया और बढ़ाया जा सकता है, तो उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। इसमें उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे बाजार जो होता है उसमें सारे के सारे साधन हम अपनी इच्छा अनुसार अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसलिए परिवर्तनीय हो सकते हैं। नंबर 4 आता है इसी के अंदर अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट। ये वह बाजार होता है जिसमें न केवल पूर्ति पक्ष में ही परिवर्तन होते हैं बल्कि मांग पक्ष में भी जनसंख्या में वृद्धि, रुचि, फैशन में परिवर्तन, अनेक तत्वों का जन्म होता है। पूर्ति पक्ष में भी नई उत्पादन विधियां तथा नई खोजें सम्मिलित हो जाती हैं। उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 4 वैधानिकता के आधार पर बाजार। तो वैधानिकता के आधार पर बाजार को जैसे होता है उचित बाजार, काला बाजार। तो उचित बाजार क्या होता है? जब कोई वस्तु उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा तय किए गए मूल्यों पर उपलब्ध करवाई जाती है तो उस बाजार को उचित बाजार कहते हैं। जैसे राशन की दुकानें, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि स्टेशन। नंबर 2 आता है इसके अंदर ब्लैक मार्केट। जब कोई वस्तु उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों चुकाने पर ही प्राप्त होती है तो ऐसा बाजार काला बाजार कहलाता है। ये उस दशा में उत्पन्न होते हैं जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है और पूर्ति कम होती है, तो उसकी अधिक कीमत वसूल करने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए उसको महंगी दामों पर बेचा जाता है। ये होता है कालाबाजारी। नंबर 5 आता है प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार बाजार। तो इसके अंतर्गत भी हम बाजारों को बांट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा बाजार होता है जिसमें बहुत अधिक विक्रेता और क्रेता एक साथ मिलकर के किसी समय और स्थान पर एकत्रित होकर के अब वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित मोल भाव करके, परस्पर लेन देन करके और वस्तुओं का क्रय विक्रय करने की प्रक्रिया करते हैं। और इस बाजार में, बाजार के पूरे क्षेत्र में चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ पर वस्तु की एक ही मांग होती है, वस्तु की कीमत एक ही होती है, जिसका निर्धारण उद्योग के द्वारा मांग पूर्ति की प्रधान शक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसमें उद्योग कीमत का निर्धारण करती है, जबकि फर्म होती है वो उस कीमत को स्वीकार करती है। और ऐसी स्थिति के अंदर फर्म प्रॉफिट में भी हो सकती है, लॉस में भी हो सकती है और नॉर्मल प्रॉफिट में भी हो सकती है। लेकिन अल्पकाल में तो तीनों पोजीशन हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में वो सामान्यतः सामान्य लाभ के अंतर्गत ही अपना बिजनेस करती रहती है। तो ये है आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, उससे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सामान्य तौर पर यदि किसी वस्तु के बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो उसे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। अथवा जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के तत्वों का अभाव पाया जाता है तो वह अपूर्ण बाजार कहलाता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के जो अर्थ अभी आपको ऊपर वाले टॉपिक में बताया है, उसमें यदि कोई कमी होती है तो फिर वो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है।
इसमें कुछ एकाधिकारी तत्व शामिल होते हैं और कुछ इसमें पूर्ण प्रतियोगिता के तत्व शामिल होते हैं। तो इसमें एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। मुख्य रूप से एकाधिकृत मोनोपोलिस्टिक, अल्पाधिकार ओलिगोपोली तथा द्वयाधिकार डिओपोली प्रतिस्पर्धाएं भी आती हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है लास्ट इसका, एकाधिकारी बाजार। एकाधिकारी बाजार वह होता है जिसका दूसरा कोई प्रतियोगी नहीं होता है। वह अपने पूरे बाजार के अंदर अपनी वस्तु का एक अकेला उत्पादक एवं विक्रेता होता है और वह इतनी ही वस्तु का उत्पादन करता है जितनी बाजार के अंदर पूर्णतया सेल आउट हो जाती हैं और वह कीमत अपनी इच्छानुसार कितनी भी निर्धारित कर सकता है। तो ये अपना एकाधिकारी बाजार, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। वो चाहे तो कितनी भी कीमत कम कर सकता है, कितनी कीमत अधिक कर सकता है। एकाधिकारी बाजार जो होता है वह प्राइस सेगमेंटेशन भी प्रयोग में लेता है, मूल्य विभेद भी प्रयोग में लेता है और बाजार विभेद भी प्रयोग में लेता है। तो ये अपना एकाधिकार बाजार होता है। धन्यवाद।